नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 8 सीटों पर आज अंतिम चरण में मतदान हो रहा है। सुबह से लेकर अब तक पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं जो बुरहानपुर से हमें मिली है। बुरहानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लोकतंत्र के महापर्व की अनोखी तस्वीर सामने आई है। भगवान गणेश की वेशभूषा में वोट डालने पहुंचे हैं टोपन दास। भगवान गणेश की वेशभूषा में टोपन दास पहुंचे और लोगों से भी मतदान करने की अपील की। उन्होंने देश हित में वोट डालने की अपील की है। भगवान गणेश की वेशभूषा में वोट डालने पहुंचे हैं टोपन दास और एक अनोखा संदेश उन्होंने अपने मतदान के माध्यम से दिया है, इस वेशभूषा के माध्यम से दिया है। लोगों से भी मतदान करने की अपील की है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। बुरहानपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व की देखिए किस तरह से एक अलग तस्वीर देखने को मिली है। श्री गणेश की वेशभूषा में टोपन दास पहुंचे, मतदान करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कतार में लगकर आम जनमानस से भी अपील की कि आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। और सुबह से लेकर अब तक हम लगातार आपको विभिन्न जिलों की विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों की इसी तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से सामान्य से कुछ जुदा होकर भी लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और लोगों को अनोखे माध्यम से संदेश देने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो टोपन दास नाम है इनका, जिन्होंने मतदान किया है और अनोखी वेशभूषा में नजर आए। श्री गणेश का रूप इन्होंने धारण किया था कॉस्ट्यूम के माध्यम से और कतार में लगे वोट डाला और लोगों से भी अपील की कि आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। तो मध्य प्रदेश में आज अंतिम चरण का मतदान है, चौथा चरण, और इसका जो रण है उसे लेकर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा से गुंजन चौकसे जी जुड़ी है। गुंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे रोशनी सिंह यादव जी। रोशनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुंजन जी, सबसे पहले आपके ओपनिंग स्टेटमेंट से इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। पूरी तरह से बीजेपी आश्वस्त है कि 29 की 29 सीटें यानी कि 29 के 29 कमल इस बार खिलाएंगे लोकसभा सीटों पर। लेकिन जो 8वां चरण है, इस चौथा चरण है, इसे लेकर 8 सीटों पर क्या तैयारी थी भाजपा की और कितनी आश्वस्त है कि 8 सीटें तो पूरी झोली में आएंगी भाजपा की? सर्वप्रथम आज लोकतंत्र का महापर्व है, तो मैं सभी दर्शकों से विनती करना चाहूंगी कि संविधान ने जो आपको अधिकार दिए हैं उन अधिकारों का उपयोग करें और मतदान अवश्य करें। अभी भी समय बचा है शाम तक का, तो अपने घरों से निकले। धूप, सर्दी, गर्मी, इन सब से परे लोकतंत्र को मजबूत बनाने का दिन आज है और उसे मजबूत कोई बना सकता है तो वो आप बना सकते हैं। आप इस भारत के नागरिक हैं, तो जरूर अपने घरों से निकले और मतदान अवश्य करें जी। अब दूसरी बात, आपने जो सवाल किया, तो देखिए मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो पूरी 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाली है। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इसके पीछे हमारे पास एक आधार है। वो आधार है कि जिस तरह अगर मैं 20 वर्षों में बात करूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश का पूरा रूप प्रारूप बदला गया है। 2003 से पहले जब कांग्रेस ने शासन किया था इस प्रदेश पे, वो 2003 का मध्य प्रदेश एक अलग रूप में दिखता था और आज 2024 की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का पूर्ण रूप से जो विकास हुआ है हर क्षेत्र का, हर वर्ग का, ये वो दर्शाता है। दूसरा आश्वासन हमें मिलता है, जिस तरह 10 वर्षों में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भारत का नए आयाम रचे हैं, ये हमें आश्वासन दे रहा है। जिस तरह यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में, अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं, 11वें से 5वें पर लेकर आए हैं। महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है। जिस तरह 33% का जो रिजर्वेशन महिलाओं के नाम पे उन्होंने संसद के लिए निकाला है, जिस तरह मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया है, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों को हटाकर जिस तरह कश्मीर के लिए काम किया है, 300 धारा 370 हटा के कश्मीर को भारत की मुख्य धारा में लेकर आए हैं। टेररिज्म के नाम से जो प्रदेश जाना जाता था, जो एक क्षेत्र जाना जाता था, आज उसे टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। हमारी आने वाली पीढ़ी के विकास के लिए काम किया है, गरीब कल्याण पे काम किए हैं। अगर मैं गिनाना शुरू करूंगी तो शायद डिबेट का 1 घंटा कम पड़ेगा, पर जिस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर मैं बात कर लूं, आयुष्मान योजना की अगर मैं बात कर लूं, अनगिनत ऐसी योजनाएं आई है जहां पर करोड़ों गरीबों का उसका फायदा हुआ है। किसान कल्याण की बात करें, युवा उत्थान की बात कर ले, महिला सशक्तिकरण की
बात कर लें तो जी मोदी सरकार ने 10 वर्षों में वो करके दिखाया है जो कांग्रेस की सरकार 55 वर्षों तक ठीक नहीं है, कर जवाब पाई। ले लेते हैं इसी आज पर। जी रोशनी जी, मोदी सरकार ने 10 वर्षों में वो कर दिया जो कांग्रेस 55 वर्षों में नहीं कर पाए, लेकिन इस वर्ष के चुनाव को किस तरह से कांग्रेस देखती है, और खासकर इस चौथे चरण की बात करें तो केवल 7 सीटों पर आपके कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं, तो 7 सीटों पर कितनी दावेदारी मजबूती के साथ कांग्रेस की आप मानती हैं? मैं सभी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश के मतदाताओं से अनुरोध करूंगी कि आप सब अपने हक को मजबूत करने के लिए मतदान करने जरूर जाएं। और आज जिस तरीके से देश में सांप्रदायिकता की नफरत और हिंदू मुस्लिम मांस मछली बंटवारे जैसी जो भावना को प्रदर्शित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो कांग्रेस के हक में आप वोट करने जाएं और हाथ के बटन को जरूर दबाएं। देखिए, आपने जो इस मध्य प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर बात करने की बात कही, तो इंदौर भी एक मध्य प्रदेश के मतदाताओं के लिए एक बड़ा उदाहरण बना है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने और इन्हीं के खेमे की जो है सुमित्रा ताई, उन्होंने भी इस बात को भारतीय जनता पार्टी को अनुशासनहीनता का और लगातार अगर इनके पास 10 वर्षों की, चूंकि मेरी बहन ने बहुत लंबा बखान किया, विकास के कामों को गिनाया, अगर इनके पास यही विकास के मुद्दे होते तो मुझे लगता है इंदौर या खजुराहो या सूरत जैसे या चंडीगढ़ जैसे जो पूरा देश देख रहा है किस तरीके से धांधली करके वोटों को इनवैलिड करके किस तरीके से डरा भय के कारण जो है पर्चों को निरस्त करवाने का जो काम कर रही है। एक जगह इंदौर के प्रत्याशी के लिए इन्होंने कहा कि वो हत्यारे हैं, 307 की उनको धारा लगी है। तो भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासन और चरित्र का बखान करने वाली है, तो आप ऐसे लोगों को क्यों ज्वाइन करा रहे हैं अपने दल में? जब आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं और अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको फिर ये चरित्र नहीं अपनाना चाहिए। तो ये जो दोहरे चरित्र की बात करती है वो पूरा मध्य प्रदेश और देश जान रहा है, क्योंकि अब मतदाता जागरूक हो चुके हैं। आप लगातार, चूंकि अगर हम इन 7 सीटों पर बात करते हैं तो आप देखिए कि धार में हम मजबूती से जो हमारे राधेश्याम प्रत्याशी हैं, वहां के हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, और अगर पूर्व में कांग्रेस के द्वारा किए हुए कामों की अगर हम बात करें तो पंचायती राज अधिनियम लेकर के आए जिसमें चुनाव लड़ने की आजादी, आज मेरी बहन जो बोल रही है इनको आजादी वहीं से मिली है कि सरपंच, जनपद, जिला पंचायत बहन बनकर के अपनी आवाज को प्रमुखता, अगर ये आवाज उठाने की और महिलाओं को जो स्वतंत्रता दी है वो कांग्रेस की पहल है, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं नहीं की। अगर महिलाओं की उस पर बात करें तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 है। जो एनसीआर के आंकड़े हैं वो भी आपने देखे होंगे कि 31,000 से ऊपर चले जाते हैं। बेरोजगारी का 10 परसेंटेज आप देख लें 7 to 8% से आगे है। और वहीं पे जो आईआईटी, आईआईएम, एम्स, ये जो विकसित, ये कह रहे हैं 50-55 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो मुझे लगता है इसरो तक पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है कि महंगाई को कैसे कम किया जाए। आज जो ये जो निवाड़ और मालवा तबका है, यहाँ लगातार हम रतलाम में झाबुआ, जोबट, इन सब क्षेत्रों की अगर बात कर लें, वहीं देवास में भी लोग बेरोजगारी और महंगाई से तड़प रहे हैं, क्योंकि ये जो ट्राइबल है, इन जो है घर परिवारों को क्या चाहिए, उनकी आमदनी अच्छी हो और चूंकि महंगाई पर रोक लगे ताकि वो आसानी से अपना जीवन यापन कर सकें। लेकिन यहीं पे भारतीय जनता पार्टी आप देखें कि नकारात्मक और अपने मुद्दों में विफल होते नजर आती है। तो महंगाई सहित जो तमाम मुद्दे हैं जनमानस को जो रिलेट करते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी है। कांग्रेस के आरोपों पर मैं भाजपा से जरूर जवाब लूंगा। फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार गौरव जी का रुख कर लेते हैं। गौरव जी, चौथा और अंतिम चरण मध्य प्रदेश का कितना निर्णायक साबित होगा और दोनों ही दलों की क्या स्थिति आप देखते हैं इस चरण में? देखिए, हर चरण निर्णायक होता है, हर सीट निर्णायक होती है और हर वोट निर्णायक होता है जी। लेकिन जिस प्रकार से इंदौर का वोटिंग ट्रेंड देख रहा हूं, उस वोटिंग ट्रेंड कांग्रेस और भाजपा दोनों पर सवालिया निशान लगा रही है कि कांग्रेस ने ऐसा प्रत्याशी क्यों उतारा और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे प्रत्याशी को क्यों अपनी पार्टी में शामिल किया जो अंतिम समय में अपना नाम रणछोड़दास बन रहे हैं। आप देखिए, सुबह से लेकर अब तक के तीनों चरण में सबसे कम मतदान अगर कहीं पूरे मध्य प्रदेश में हुआ है तो वो इंदौर में है। इंदौर कई मामलों में नंबर 1 माना जाता था। इस बार पहली बार
कम मतदान के मामले में नंबर 1 बनता जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरे देश में इंदौर शहर सबसे कम मतदान वाले शहर के तौर पर जाना जाए। जो लोकतंत्र के मुख पर कालिक होती है वो बड़ी ही शर्मनाक है, क्योंकि आम मतदाता के अधिकार को छीना गया है। अब वो चाहे भाजपा ने छीना हो या कांग्रेस की गलती से छीना गया हो, लेकिन दोषी दोनों दल। जी गुंजन जी, दोषी दोनों दल हैं और कांग्रेस तो लगातार बीजेपी पर ही आरोप लगाती है कि आपने एक तो पहले प्रत्याशी का फॉर्म विड्रॉल कराया, फिर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर दिया, और दूसरा आरोप कांग्रेस का यह भी है कि जो दागी है, जिनकी निंदा कांग्रेस करती थी, उन्हें लगातार आपने अपने दल में क्यों लिया, और महंगाई जैसे मुद्दों पर भाजपा कभी क्यों जवाब नहीं देती? देखिए, इनके पहले वाले सवाल पे इन्होंने खजुराहो सीट का नाम लिया। पहले ये झूठा इंडी गठबंधन बनाकर आते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं। उसमें आप कांग्रेस का जो आप तरीका देखें पहले चुनाव में, ये स्वयं इस तरीके का प्रत्याशी पहले उतारते हैं मैदान में। खजुराहो सीट की अगर मैं बात करूं, उसका नाम वापस लेके फिर किसी और को उतारते हैं, वो भी दूसरे दल का। ये कांग्रेस से भी नहीं उठा है, सपा से ये उतारते हैं खजुराहो में। पहले प्रत्याशी को उतार के नामांकन वापस लेते हैं, दूसरे प्रत्याशी को उतारते हैं, उसके नामांकन फॉर्म में गलतियां करा देते हैं। ये पढ़ी लिखी एक इतनी पुरानी पार्टी है कि इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं कि फॉर्म में गलतियां निकाल दें। उसके बाद दोषारोपण ये किस पे करते हैं? अधिकारियों पे करते हैं, इलेक्शन कमीशन पे करते हैं। जहां भी इनकी गलती होती है दोषारोपण का काम, ये जहां ये हार रहे हैं, जहां इनका वजूद खतरे में है, अस्तित्व खतरे में है, ये अपने आप को सिर्फ बचाने के लिए दोषारोपण का काम कर रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं पे। जहां ये भ्रष्टाचार में विलुप्त है, वहां ये दोषारोपण का काम करते हैं ईडी सीबीआई में। इंदौर की अगर बात है तो आपका अगर सिक्का खोटा है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का आप दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। ये कांग्रेस एक मजबूत पार्टी अपने आप को जो दर्शाती है, लेकिन इसमें विभाजन के अलावा इनके पास कोई रणनीति नहीं है। ये वो पार्टी है जिसके पास चाल नहीं बचा, चरित्र इनका कभी था ही नहीं, चेहरा इनके पास बच नहीं पा रहा। और क्यों नहीं बच पा रहा है? जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वो रीति नीति से प्रभावित होकर हो रहे हैं, वो एकता से प्रभावित होकर हो रहे हैं। हर कार्यकर्ता ने निकल के बात की, उन्होंने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया, इन्होंने प्रभु श्री राम का सम्मान नहीं किया। ये आपने सुना होगा, इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेरे जी ने निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था, चूंकि मैं हिंदू को सपोर्ट करती हूं, यहां से मुझे अपमान करना कांग्रेस ने शुरू कर दिया था। क्योंकि मैं प्रभु श्री राम को सपोर्ट करती हूं तो मुझे अपमान करते हैं, मुझे मेरे साथ जाति होती थी। जिस कितनी तरीके की चीजों उन्होंने कांग्रेस के अंदर का बखान किया था टीवी पे आके, कि शायद मुझे बोलने में भी शर्मिंदगी हो रही है कि किस तरह कमरों पे उन्होंने बुलाया जाता था रात में और किस तरह नेता। ठीक है, महंगाई पर भी कांग्रेस ने कहा है कि महंगाई पर भाजपा हमेशा मौन रहती है। देखिए, ये ऑन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात की, एक कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी करते हैं और दूसरी तरफ ये उम्मीद करते हैं कि कार्यकर्ता इनके पास बने रहे। परिवारवाद से ग्रसित पार्टी के पास जनता के हित के लिए न कोई विजन है, न योजना है, न नीति है, न रीति है, न नेता है, न नियत। ठीक है गुंजन जी, महंगाई पर भी जरूर जवाब दे। कांग्रेस कहती है कि रोजगार पर, महंगाई पर भाजपा कभी बात नहीं करती, हमेशा मुद्दों को डाइवर्ट करती है। देखिए, मुद्दों की ये बात कर रहे हैं, ये बहुत अभी रोशनी जी भी कह रही थी कि कांग्रेस ने क्या क्या किया। रोशनी जी, मैं आपको भी बता दूं, अगर आप एम्स की बात करें तो पहला एम्स, मैं आपका भी थोड़ा नॉलेज दुरुस्त कर दूं, पहला एम्स भारत में नेहरू जी लेके आए थे। लेकिन आप जानते हैं दूसरा एम्स कौन लाया है? इंदिरा गांधी जी नहीं ला पाए, राजीव गांधी जी नहीं ला पाए। दूसरा एम्स भारत में लाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। उसके बाद 9 वर्षों में आज 16 एम्स बनाने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आप ट्रेनों की बात कर ले, 26 वर्षों में इन्होंने सिर्फ 26 शताब्दी ट्रेन लेकर आए थे, लेकिन मात्र 3 वर्षों में 50 वंदे भारत ट्रेन चालू करने वाली मोदी सरकार है। आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ से ऊपर जनता को घर देने वाली मोदी सरकार है। 60 करोड़ से ऊपर जनता को फ्री में इलाज देने वाली मोदी सरकार है। महंगाई की आप बात करते हैं तो आप जो मुद्दों को देख रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। 55 वर्ष थे आपके पास, आपने गरीबी हटाई देश से, आपने महंगाई हटाई देश से। 9 वर्षों में 10 वर्षों की सरकार ने जो करके दिखाया है वो आपकी 55 वर्षों की सरकार ने नहीं किया था। आज अगर आप हाईवे देख लें जिस तरीके से कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, आप किसानों के लिए जो योजनाएं देख लें जिस तरीके से लेके आए,
और रोशनी जी, बीजेपी का कहना है कि 10 साल में सरकार को जितना मौका दिया गया उतना सरकार ने किया और बेहतर किया जा सकता था, लेकिन आपके पास इतने वर्ष थे, लेकिन तब भी देश की स्थिति उतनी तरक्की वाली नहीं हो पाई। देखिए, आजादी के बाद से लगातार कांग्रेस ने कभी भी सांप्रदायिक नफरत फैलाने का कोई काम नहीं किया, जो भारतीय जनता पार्टी आज धड़ल्ले से कर रही है। ये जहां मेरी बहन आरोप लगा रही है कि परिवारवाद, तो मैं मानती हूं कि आज 7-8 सीटों पे जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो परिवारवाद तो इन पर जबरदस्त लगता है। रतलाम से कौन चुनाव लड़ रहे हैं, जरा इस बात पर जवाब दें। क्या परिवारवाद को ये बढ़ावा नहीं देते हैं? लेकिन लगातार अनावश्यक मुद्दों पर चर्चा करना, आप चूंकि महंगाई और रोजगार, आज आप देखें कि रिजर्व बैंक में भी 7 to 8% ब्याज दर पे किसानों से उद्योग के लिए जो है भुगतान लिया जा रहा है। इस पर क्या कहते हैं इनके संकल्प पत्र में, जहां ये किसानों की गारंटी की बात करते हैं, क्या कहीं इनके संकल्प पत्र में किसान की आय दोगुनी करने का वादा मेंशन है? तो लगातार झूठे वादे करने से सार्थकता सिद्ध नहीं होती। और आप देखें कि ये आज भारतीय जनता पार्टी में ये डर भय दिख रहा है कि किस तरीके से इनकी जमीन खिसक रही है। आज अगर रोजगार और गरीबी हटाने की ये बात करते हैं, तो मनरेगा स्कीम लेके मनमोहन सिंह जी आए और लाखों करोड़ों मजदूरों, गरीब परिवारों का साहस बनाया था और रोजगार से जोड़ने का काम किया था। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी ने वो सारे मनरेगा में सारी पंचायतों को करप्शन के भेंट चढ़ा दिया। इसका भी जरा नॉलेज ले लीजिएगा, 60% से ज्यादा पंचायतें करप्शन में लिप्त हैं, जहां मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है, नेताओं की साठगांठ से, कर्मचारियों की साठगांठ से आप सारी पंचायतों को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा रही भारतीय जनता पार्टी। और धड़ल्ले से ये काम हो रहा है, इस पर इनका कोई अंकुश नहीं है। आदिवासियों के पट्टों की बात कर लें, ये उनको सम्मान देने की बात करते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू जी को बिठाया, लेकिन उसको संसद का जो है इनॉग्रेशन करने में सम्मिलित नहीं करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा में गर्भगृह में नहीं ले जाएंगे, राम मंदिर और हिंदुत्व पे बात कर करके आप कितने समय तक वोट को भुनाने का काम करेंगे। आप देखें उज्जैन में, मैं एक बात कहना चाहूंगी, मुख्यमंत्री जी उज्जैन से आते हैं, पूरे देश में ये स्वच्छता का ढिंढोरा पीटते हैं। क्षिप्रा नदी का आज क्या हाल है उज्जैन में, वहां की जनता और मतदाता गंदगी से, बदबू से और पीने के पानी की परेशानी से जो है लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। ये उस पर बखान नहीं करेंगे और झूठे मुद्दों को लेकर के आएंगे। तो मुझे लगता है कि आज देवास में आप देख लें, सोलंकी जी वहां पे सांसद है, लेकिन आज वहां पे भी बेरोजगारी, इंडस्ट्रियल एरिया आज तक बीजेपी नहीं दे पाई, रोजगार एस्टेब्लिश नहीं कर पाई। तो ये मुद्दों पर बात नहीं करते, ये ले जाएंगे। अब हंसी आती है, मोदी जी भाषण में कहते हैं कि तबेले से भैंस को छोड़ लाइए, मतलब क्या ही वक्तव्य लेके आ रहे हैं, उनका खुद भी दिमाग फिरा हुआ है। मुझे लगता है कि मुद्दे ही नहीं है। और इस तरीके से आज जो बहन सम्मान देने की बात करें, ब्रजभूषण जी कौन है? इस देश की गौरव मेडलिस्ट महिलाएं, बहनें जो इस देश का सम्मान लेकर के आती हैं। आप डर और भय के कारण ब्रजभूषण के बेटे को टिकट देती हैं, आपको तब शर्म नहीं आती? आप प्रज्वल रवन्ना पे मौन होकर के बैठ जाते हैं। ऐसे कितने ही मामले हैं। ये जो वस्त्रों की बात कर रही थी, यही कैलाश विजयवर्गीय जी, इंदौर के संगठन के प्रोदा, ये क्या महिलाओं के वस्त्रों पर कमेंट नहीं करते हैं? तो देखिए, इन अगर चरित्र पर जाएंगे, और मैं ये कहूंगी कि जितने आप देखिए जो दल बदल कर रहे हैं नेता, उसमें भी एक पूरी स्ट्रेटेजी प्लान के साथ, और जनता समझ गई है कि जितने लोग भी दल बदलते हैं, केवल और केवल एक राग गाते हैं कि मैं चूंकि राम भक्त था, अपनी भक्ति को कांग्रेस में रह करके प्रदर्शित नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अरे इतने ही आप राम भक्त थे और मेरी बहन राम भक्ति का बड़ा प्रवचन दे रही है, तो पहले ही आप पूरी कांग्रेस को ज्वाइन करा लेते, क्योंकि हम सब हिंदू हैं भाई, हम सब राम में आस्था रखते हैं, कृष्ण भगवान में आस्था रखते हैं। गौरव जी, ये सवाल तो पहले भी कई बार हमने भी उठाया है कि आखिर ऐसा क्यों होता है गौरव जी कि जब चुनाव आता है तभी अंदर का जो सनातनी है वो नेताओं का जागता और फिर दल परिवर्तित हो जाता है। कांग्रेस भी इस पर लगातार सवाल उठाते रही है, लेकिन आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्योंकि हमने इस बार देखा कि बड़ी संख्या में जो दिग्गज थे कांग्रेस के, बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए और कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी कांग्रेस को हो रहा है। नहीं, स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस को नुकसान हुआ, लेकिन ये भारतीय राजनीति के लिए भी दुर्भाग्यजनक है कि सभी राजनीतिक दल अपने जातिगत समीकरणों को बिठाने के लिए, अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए, किसी दूसरी पार्टी को कमजोर करने के लिए अपनी पार्टी में जो शामिल करते हैं
वो राजनीति की परिपाटी, जो स्वस्थ राजनीति है उसकी परिपाटी को खत्म करती है। और यही कारण है कि आप देखिए पूरे देश में जो आज चौथे चरण का भी मतदान होना है, उसमें जो मतदान का प्रतिशत जा रहा है, मध्य प्रदेश की बात आप छोड़ दें, पश्चिम बंगाल की बात छोड़ दें, कि 2 स्टेट में कम से कम मतदान सम्मानजनक दिखाई दे रहा है कि सम्मानजनक होगा, लेकिन बाकी अन्य राज्यों में अगर हम देखें कि मतदान का जो प्रतिशत है वो बड़ा ही कम दिखाई दे रहा है जाता हुआ। और ये सिर्फ इसीलिए है कि जो मूल मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, विकास है, सुविधाएं हैं, इन सबको लेकर के जो सरकार को काम करना चाहिए था या विपक्ष को जो आवाज उठाना थी, दोनों ही मामले में दोनों पार्टियां असफल रही हैं और जिसके कारण आम जनता मतदान से दूर जाती जा रही है। जैसे मध्य प्रदेश की बात करूं, इंदौर में जो घटनाक्रम घटित हुआ उसके कारण जनता वोटर बूथ पर नहीं जा रहा, मतदान करने नहीं जा रहा है। बाकी जगह पर मध्य प्रदेश में स्थिति ठीक है, लेकिन अगर अन्य राज्यों के मुकाबले हम बात करें तो बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं मानी जा सकती है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो सिर्फ मूल मुद्दों से हटकर पूरा चुनाव प्रचार केंद्रित रहा व्यक्तिगत राजनीति पर, व्यक्तिगत आरोपों पर। और जिस तरीके की आरोप प्रत्यारोप अभी कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ता एक दूसरे के ऊपर अभी भी कर रहे हैं, वही एक कारण है कि आम मतदाता चुनाव से विमुख हुआ। गुंजन जी क्या इस बात से सहमति रखते हैं कि कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी मूल मुद्दों को लेकर जो संदेश है वो बहुत गलत गया? और साथ ही रोशनी जी के बयान पर भी आपका मैं जरूर जवाब लूंगा। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई पर तो बीजेपी ध्यान नहीं देती, उल्टा आपके शासन में भ्रष्टाचार का जो मीटर है वो काफी बढ़ गया है। भ्रष्टाचार बात करने वाली ये शायद एक ऐसा मुद्दा है, इन्हें बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब जब भ्रष्टाचार की बात आती है, अगर किसी पे कार्रवाई होती है तो ये इल्जाम ईडी सीबीआई पे लगा देते हैं। कहते हैं कि अमित शाह जी ने ईडी सीबीआई उनके घर भेज दिया। भ्रष्टाचार को रोकने की जो कार्रवाई करते हैं तब आप संवैधानिक संस्थाओं पे इल्जाम लगाते हैं, आप एक वरिष्ठ नेतृत्व पे इल्जाम लगाते हैं। ये तो इनका चालक चरित्र दर्शा रहा है। जहां पे 2G स्कैम की अगर मैं बात कर लूं, कॉमनवेल्थ गेम की बात कर लूं, नेशनल हेराल्ड की इसकी बात कर लूं, कोयला स्कैम की बात कर लूं, कितने स्कैम की अगर हम बात कर ले तो भ्रष्टाचार जहां जहां देश में अगर किसी ने मुक्त कराने का काम कर रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और गौरव जी ने जो बात बोली वो बहुत सम्मानजनक, मैं बिल्कुल उन बात से थोड़ी सहमति रखती हूँ, पर बहुत सम्मानजनक एक बात बस उसमें कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी को जो प्यार और समर्थन जनता का मिल रहा है, चाहे हम 2023 का चुनाव देख लें, जिस तरह मध्य प्रदेश में रिजल्ट आया, जिस तरह राजस्थान में आया, जिस तरह छत्तीसगढ़ में आया, वो दर्शा रहा है कि जनता अगर आज किसी के साथ है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जितना समर्थन दे रही है, जितनी अभी रैलियां हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की हुई है मध्य प्रदेश में, आपने देखा होगा जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा है। अगर आप एक बच्चे से भी जाके पूछेंगे तो वो भी शायद नरेंद्र मोदी का नाम ले रहा होगा। तो ये जो एक उत्साह है जनता में, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, नरेंद्र मोदी जी के प्रति है। अगर आज जो कम वोटिंग का परसेंटेज हमें देखने को मिल रहा है, दुर्भाग्य की बात है। मैं जनता से फिर अपील करूंगी कि अपने घरों से निकले, जागरूक नागरिक की तरह मतदान का अधिकार का प्रयोग करो, मतदान अवश्य करें। जो कांग्रेस जिस तरह अपना वजूद खो बैठी है, अस्तित्व खो बैठी है, कहां से वोटर निकलेगा घर से? कांग्रेस का वोटर नहीं निकला है। आपने देखा होगा कि जिसका कार्यकर्ता अपना नहीं हो पाया, जिसका नेता अपना नहीं हो पाया, जिसने धर्म के नाम पे विभाजन की राजनीति की है, जिसने सिर्फ अपने परिवार का पालन पोषण की राजनीति की है, जिसने कभी जाति के नाम पे राजनीति की है, अब एक नया चीज लेकर आए, रंगों लोग विभाजन करना चाहते हैं। आपने देखा होगा जिसके मार्गदर्शक सैम पित्रोदा जैसे रंगों पर भेद करे भारतीय जनता के बीच, एक ही रंग है हमारे भारत का, वो है भारतीयता। और अगर इस पे किसी ने सवाल खड़ा किया है, कहां से जनता निकलेगी, कहां से जनता उनका समर्थन करेगी? कांग्रेस जिस तरह कांग्रेस ने बहिष्कार किया है, जिस तरह प्रभु श्री राम का, जिस तरह कांग्रेस ने अपमान किया है महिलाओं का, आदिवासी समाज का, ओबीसी का, उस तरह आज ये जनता मिलकर भारत की कांग्रेस को जवाब दे रही है। कांग्रेस का पूर्ण रूप से बहिष्कार हो चुका है और मध्य प्रदेश से भी और देश के बाकी राज्यों से भी धीरे धीरे कांग्रेस का सफाया। ठीक है, जनता कांग्रेस का बहिष्कार करे। रोशनी जी जवाब दीजिए।
देखिए, मैं गुंजन बहन से एक बहुत ही सटीक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, पूरी ईमानदारी से उसका जवाब दीजिएगा। संदेश खाली का आपने मैसेज देखा होगा, बहुत मीडिया वाले लोगों ने भी खूब चलाया था संदेश खाली को लेकर के। महिला आयोग की चेयरपर्सन भी गई, स्मृति ईरानी जी भी खूब बोल रही थी। आज हिंदुस्तान टाइम्स पेपर की फ्रंट में संदेश खाली का मामला उजागर हुआ है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने झूठा स्वांग रच के, शर्म आती है मुझे, इस शर्मिंदगी महसूस होती कि इतना घिनौना कृत्य, मतलब राजनीति की सत्ता पाने के लिए, सत्ता की कुर्सी हथियाने के लिए 70 महिलाओं को ये 2-2 हजार रुपए के नोट देते हैं, इन्हीं के भाजपा के मंडल अध्यक्ष तृणमूल पार्टी के, और ये बात उन्होंने पूरे स्पष्ट शब्दों में छापी है। स्ट्रिंग ऑपरेशन में ये बात सामने निकल के आई है, तो मुझे लगता है इस बात पे जवाब देनी चाहिए। अब ये कहेंगे कि स्ट्रिंग ऑपरेशन भी झूठा है, तो एक नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी वीडियो वायरल हुआ था, उनके बेटे का, पैसों की फिरौती वाला, तो आप उससे भी कंपेयर कर लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि आज ये राजनीति पूरा देश और प्रदेश देख रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, वही ये अत्याचार और महिलाओं के न्याय की बात करती है, तो क्यों नहीं आज ब्रजभूषण जी को सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम करार दिया। आप क्यों उनके बेटे को टिकट देने जाते हैं? अगर इतना ही सम्मान है और इतनी ही निर्लज्जता आपके मन में, इतना ही प्रेम है महिलाओं के प्रति, तो आपको उनको सजा देनी चाहिए थी। आप उनको टिकट देते हैं, प्रज्वल रमन्ना को आप जो है विदेश भगा देते हैं, आपकी ही सरकार है, विदेश मंत्री भी आपके हैं, तो जरा उनको लताड़ करके बुलवा लीजिए, सजा दे दीजिए। और अभी अडानी अंबानी के विषय को ये लेके आ रहे कि टेम्पो भर काला धन, तो भैया सरकार आपकी है, जरा ईडी सीबीआई के छापे पड़वा दीजिए। जितने लोगों पे, चाहे वो हेमंत बिश्वा जी हो, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, आज वो जमानत पे बाहर आए हैं, स्पष्टता के साथ अपनी बात रख रहे हैं। और जितने भ्रष्टाचारी जिन पर ये आरोप लगाया करते थे, आज वो बड़े बड़े नेता सारे जो है भाजपा में पहुंच गए, सारे लोगों के मुकदमे निरस्त हो जाते हैं या पेंडिंग पड़े हुए, तब आप कार्रवाई नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है आज जो आदिवासियों के सम्मान की लड़ाई है, या ये ओबीसी दलित शोषित वंचितों की बात करते हैं, कांग्रेस ने लगातार आजादी के बाद से हमेशा एक नरम दल बन करके शांति प्रिय रूप से गरीब, युवा, बेरोजगारों की, महिला सम्मान की, सबकी बात उठाने की बात कही है। उन्होंने कभी हिंसा को तवज्जोता नहीं दी। अगर हिंसा को एक दृश्य देखना है तो स्वप्न में नहीं, साक्षात दर्शन करें, आप गुजरात में दर्शन करें। तो ये नफरत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, और इनके जो नेता सर्वोच्च पद पर बैठे हैं वो हिंसा फैलाने का काम करते हैं। आप देखिए कि जातिगत राजनीति, मोदी जी यहीं आके मध्य प्रदेश में कहते हैं कि मैं साहू समाज का हूं, मैं पिछड़ा जाति से आता हूं, यादव, ओबीसी, दलित, पटेल, कुशवाहा, मुझे वोट करिएगा, मेरा चेहरा देखिएगा। तो ये इस तरह के बयानबाजी और भाषण कौन करता है? तो कौन डरा हुआ है? हम तो अपने न्याय पे बात कर रहे हैं कि महिला न्याय में हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, उस महिला को सशक्त करेंगे, लाडली बहन की तरह झूठे नहीं कि 3000 का वादा किया जीतने के बाद आज किसी बहन के खाते में नहीं जाता, 450 रुपए का सिलेंडर करने का वादा किया, आज किसी बहन को 450 में सिलेंडर नहीं दिया जा रहा, उनका चूल्हा नहीं जल रहा। वादे बहुत किए थे गुंजन जी, लेकिन पूरे नहीं हो पाए। जवाब दीजिए। नीट का एग्जाम पेपर लीक हो गया, बंटवारे का मैं फिर आऊंगा आपके पास, जवाब ले लेते हैं। आय दोगुनी करने का वादा किया, उसमें आप विफल हो गए। ठीक है, संविधान इन्हीं वादों पर जवाब ले रहा हूं। नियमित रूप से नौकरी देने का वादा किया, उसमें आप विफल है। जी देखिए, इन्होंने रिजर्वेशन, इन्होंने ओबीसी की बात की, तो पहले वहां से शुरुआत करती हूँ। आजादी के 30 वर्ष बाद तक बहुमत की सरकार रही है निरंतर कांग्रेस की। क्या क्या इन्होंने, क्या ओबीसी के लिए कुछ काम किया? क्या किसी वर्ग के लिए काम किया? नहीं किया। पहली बार ओबीसी रिजर्वेशन का काम हुआ है जब कांग्रेस की सरकार हटी है, तब जाके मंडल कमीशन पे काम शुरू हुआ है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट पास हुई है, और वो सब किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के दल ने किया है, जनता दल ने किया है। कांग्रेस ने ना कभी ओबीसी के लिए सोचा है, ना जनहित में कोई फैसले लिए हैं। दूसरी बात, ये महिला योजना की बात कर रही थी 1 लाख रुपए देने की, मैं इनसे पूछती हूँ, आप भूल गई हैं आपके अपने नेता का बयान? कांतिलाल भूरिया जी ने जिस तरह महिलाओं को अपमान किया है, इस तरीके की योजना के तहत 2 पत्नियों को देने की बात की है। ये योजना आपकी महिला को लेके थी, बहन को, माताओं को, पत्नी को, लेकिन क्या आप सार्वजनिक मंच से 2 पत्नियों का बखान करना आपको शोभा देता है? आप तुष्टीकरण की राजनीति करते आ रहे हैं, ये बार बार नफरत फैलाने की बात कर रही है। क्या करते हैं इनका शीर्ष नेतृत्व?
कांग्रेस ने हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति की है। एक वर्ग को साधने के लिए, एक वोट बैंक को साधने के लिए इन्होंने हमेशा विभाजन की राजनीति की है। हिंदू मुसलमान अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने शुरुआत की है। जितनी जनहित योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की है, क्या वो चुनकर दी जाती है? क्या सिर्फ हिंदुओं को दी जाती है? सारी योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे ट्रीटमेंट की योजना हो, आयुष्मान कार्ड की योजना हो, फ्री में इलाज हो, एजुकेशन हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहना योजना हो, सभी को सर्वधर्म के लोगों को मिली है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास में रखने वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। दलितों की ये बात कर रही थी, दलितों को सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक इन्होंने सीमित रखा था। दलितों को अगर आज किसी ने सम्मान और अधिकार दिलाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिलाया है। गौरव दिवस के रूप में मनाने वाले दलितों की जो दिवस है उसे भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। संविधान के सर्वोच्च पद पर एक दलित महिला को जिसने बैठाया है, भारतीय जनता पार्टी ने बैठाया है। आज दलितों की बात करती है रोशनी जी, शायद इन्हें पता नहीं है, उस समय विरोध किया गया था कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा जब द्रौपदी मुर्मू जी के चयन की बात हुई थी। तब ये कहां थे? ये अपने आप को चुनावी हिंदू बताने वाले, जब सनातन को देश में डेंगू मलेरिया कह रहे थे इनके अपने नेता, तब ये कहां थे? महिलाओं को जब ये निर्लज करते हैं, चाटने वाली, रस नहीं है, इस तरीके के मंडी में भाव क्या है, गंदे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं इनके नेता, तब ये चुप रहती हैं। जब शोषण दलितों पर, ओबीसी पर, महिलाओं पर होता है तब ये चुप होते हैं। यहां सिर्फ इन्होंने एक ही राजनीति की है, अपने परिवार को पालने पोसने की राजनीति। मुझे जवाब दें, छिंदवाड़ा में 45 वर्षों से एक ही नाम क्यों चल रहा है? क्यों कमलनाथ जी का नाम चल रहा है? क्यों कमलनाथ जी की पत्नी, उनका बेटा से उन्हीं को टिकट दिया जाता है? क्या कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता नहीं है जिसने छिंदवाड़ा की भलाई के लिए काम किया हो या जो कर सकते हो? नहीं, पर एक ही परिवार पे ये रख के सिर्फ परिवारवाद को आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली में गांधी परिवार आगे बढ़ता है, छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी का बढ़ता है। भोपाल क्षेत्र में अगर आप देख ले, विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह के परिवार के 8 लोगों को टिकट मिली थी। उनके भाई को, उनके बेटे को, उनके भांजे को, उनके भांजे दामाद को, उनके भतीजे को, लिस्ट निकाल के देखें। एक तरफ ये बात करते हैं कि परिवारवाद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लोभ में राजनीति कर रहे हैं। जनता के विजन नहीं है, जनता के लिए कोई नीति नहीं तय करी है, और सिर्फ जिस तरह दिग्विजय सिंह के नाम के आगे बंटा डार लगा है वो इसीलिए नहीं लगा है। मध्य प्रदेश का बंटा डार करके रखा था उन्होंने 2003 से पहले। आज कमलनाथ जी गायब क्यों हैं? आप बताएं, कमलनाथ जी आपको कहीं दिख रहे हैं? शायद चैनल वालों को दिख रहे होंगे, कहीं नहीं है। जो कुछ महीने पहले तक ये नहीं तय कर पा रहे थे उन्हें भाजपा में जाना है, कांग्रेस में रहना, आज वो गायब है। इनके शीर्ष नेतृत्व गायब है, इनका कार्यकर्ता गायब है। ठीक है गुंजन जी, इस पर मैं जरूर जवाब लूंगा रोशनी जी से। गौरव जी का रुख कर लेते हैं। गौरव जी, रतलाम का जिक्र यहाँ पर हुआ, क्या रतलाम और धार में कांग्रेस की मजबूत स्थिति आप मानते हैं? क्योंकि रतलाम में एक तरफ जहां कांतिलाल भूरिया हैं, काफी वरिष्ठ दिग्गज हैं, धार की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का काफी वर्चस्व इस पूरे क्षेत्र में माना जाता है, तो कि यहां पर कोई टफ फाइट कांग्रेस की देखने को मिलेगी? नहीं, देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं कि हर सीट पर योग्यता अनुरूप फाइट है। बहुत अच्छे कैंडिडेट वाली बात नहीं है कि बहुत दमदार कैंडिडेट होंगे, लेकिन कांतिलाल भूरिया लंबे समय तक वहां से सांसद रहे हैं, उमंग सिंघार वहां से नेता प्रतिपक्ष है, तो स्वाभाविक तौर पर वहां पर जो चुनाव है वो रोचक चुनाव है, क्योंकि वन मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही है, तो इसलिए वो सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सीटें सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो बात है कि जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन मुद्दों पर कहीं कोई बात नहीं है। एक बयान निकलता है और उस बयान के पीछे जिस तरीके से दोनों विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के पीछे पड़ जाती है और मूल मुद्दे को हवा में कर देती है, वो चिंताजनक है। चुनाव तो ठीक है, चुनाव अपनी जगह है, चुनाव होगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन आम जनता को जिस आधार पर वोट करना चाहिए उसके सामने जब वो मुद्दे वास्तविक स्वरूप में नहीं आएंगे तो फिर लोकतंत्र मजबूत कैसे बनेगा, ये सवाल। बिल्कुल, लेकिन लोकतंत्र की मजबूती जब इन मुद्दों को लेकर होती है तो क्यों ये मुद्दे गौण हो जाते हैं? क्या ये सिर्फ बयानों की वजह से होता है या फिर कोई और ऐसा माहौल तैयार किया जाता है गौरव जी कि जिसकी वजह से जो मूल मुद्दे हैं उस पर किसी का ध्यान ना जाए? नहीं, राजनीतिक दल मतदाताओं के सामने भ्रमपूर्ण वातावरण पैदा करते हैं। जैसे सरकार की बात करूं मैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 10 साल से, जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं उन्हें जनता के बीच में नहीं लेकर गए।
और क्या भविष्य में करना है उसको लेकर के कोई बात नहीं कर रहे। वो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस, राहुल गांधी, शहजादा ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं। बात विपक्ष की करें कि जहां आम जनता जिन समस्याओं से रूबरू होती रही, जिन समस्याओं को लेकर के वो संकट का सामना करती रही, कांग्रेस उस मुद्दे को उठा ही नहीं पाई। वो मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं, वो अमित शाह को टारगेट कर रहे हैं, वो बाकी नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। और एक जो भ्रमपूर्ण वातावरण मतदाता के सामने बनाया गया, उस भ्रमपूर्ण वातावरण के कारण जनता को आकलन करने का मौका नहीं मिला कि उसके पक्ष में कौन से मुद्दे थे, क्या मुद्दे थे, और वो भ्रमित हो गया और भ्रमित होकर वो मतदान करने गया है। जी, रोशनी जी क्या इस बात से अब सहमति रखती है कि केवल आरोप प्रत्यारोप का दौर ही चला पूरे चारों चरणों की हम बात करें तो, और जो मूल मुद्दे थे कांग्रेस ने उठाने की कोशिश तो पूरी की, लेकिन एक तरफ जो काउंटर आता था बीजेपी की तरफ से तो आप भी डाइवर्ट हो गए? देखिए, बीजेपी ने हमेशा डाइवर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन हम हमेशा, जब से हमारा मैनिफेस्टो सामने आया, लगातार राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे जितने भी नेता हैं, हम लोग मैनिफेस्टो और अपने न्याय की गारंटियों पे बात करते रहे हैं। चाहे वो महिला न्याय में 1 लाख देने की बात हो, युवा न्याय में 1 लाख देने की बात हो, अप्रेंटिसशिप के माध्यम से 30 लाख भर्तियां जो सेंट्रल में खाली पद पड़े हैं उनको 1 साल में बहाल करने की बात कही हो, वही मजदूर को 400 रुपए, चाहे सरकारी दफ्तर में जाए चाहे प्राइवेट में जाए, 400 रुपए उनका मेहनताना फिक्स करने की बात कही हो, किसानों को एमएसपी देने की बात, किसान जो अपनी खेती किसानी करते हैं उन उपकरण को जीएसटी मुक्त देने की बात। तो हम लगातार मुद्दों पर बात करते हैं, चाहे हिस्सेदारी, यही भारतीय जनता पार्टी 2011 में जाति जनगणना की बात कर रहे थे, लेकिन उससे ये बिल्कुल विफल होते हुए नजर आए। तो उस हिस्सेदारी की, आप देखिए, जहां हम जाति जनगणना की बात करते हैं तो ये जाति का एजेंडा लेकर के आ जाते हैं और उसको जो है आभा मंडल उसका रच देते हैं। जाति जनगणना का तात्पर्य है, चाहे उसमें श्रवण गरीब हो, दलित, शोषित, पिछड़ा कोई भी हो, जिसकी जितना परसेंटेज है, उनकी जितनी हिस्सेदारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो हमें 23% ST को आरक्षण दे दिया गया, 27% ओबीसी को तय है। इसमें आप क्या कर सकते हैं? उसमें ये अलग लेके आ जाएंगे कि माइनॉरिटी की बात करें तो क्या गुजरात में जो है अल्पसंख्यक को ये आरक्षण नहीं देते? बिहार में क्या आरक्षण नहीं देते? हर जगह राज्यों में ये चलता है, लेकिन पर्टिकुलर एक मुद्दे को लेके आएंगे और उस पर बवाल खींच देंगे। अभी आपने देखा कि गृह मंत्री जी आए थे, दिग्विजय सिंह जी के लिए कमेंट करके गए थे, आशिक का जनाजा बड़ी धूमधाम से निकलेगा। तो इनको जनाजा का मतलब ही नहीं पता कि भाई जब कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था में पहुंच जाता है, उसका राम नाम सत्य होता है, वो जनाजा होता है। तो आप किस तरह की बयानबाजी, लेकिन ये कभी भी कांग्रेस ने इस तरह के मुद्दों को उठा करके तूल नहीं पकड़ाया कि हम एक ही मुद्दे को भुनाते रहे। इनमें एक सर्कुलेशन जारी होता है कि आज ये मुद्दा कांग्रेस की तरफ से उठा है, आप इसी को चलाइए, ना तो आपको मुद्दों पर बात करनी है, ना ही आपको विकास के कार्यों पर बात करनी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा। और मैंने गुंजन जी से एक सवाल पूछा था संदेश खाली पे, लेकिन उन्होंने इस रास्ते से बिल्कुल भ्रमित करके अपना जो है गान करने लगी। तो मुझे लगता है जो ऑथेंटिक आज जो राजनीति जिन मुद्दों पर होनी चाहिए, जिस विचारधारा पर होनी चाहिए, उस पर ये नहीं। जी ठीक है, गुंजन जी जवाब दीजिए कि कांग्रेस मुद्दे तो पुरजोर उठाती है, लेकिन बीजेपी हमेशा उन्हें घुमा फिरा देती है, डाइवर्ट कर देती है। गुंजन जी, गुंजन जी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए गौरव जी का फिर से रुख कर लेते हैं। गौरव जी, जैसे कि नेता के बयानों को लेकर हम बातचीत कर रहे थे, इस पूरे चरण में हमने देखा राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रादेशिक स्तर पर जो कांग्रेस के नेता थे, उनके जो बयान आए, बीजेपी ने बिल्कुल एक धार की तरह उसे इस्तेमाल किया कांग्रेस के अगेंस्ट में। लेकिन क्या आपको लगता है गौरव जी कि ये जो मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है, ये जनता पर किसी तरह का प्रभाव डाल पाई होगी? नहीं, देखिए, जनता जी इस दौरान भ्रमित हो जाती है। वो जनता जब भ्रमित होती है क्योंकि उसके मूल मुद्दे हैं, उन पर कोई पार्टी बात नहीं कर रही, ना भाजपा बात कर रही है, ना कांग्रेस बात कर रही, ना बाकी दल बात कर रहे हैं। तो उस कारण से, और जो जिस तरीके के राजनीतिक घटनाक्रम घटित होते, जैसे इंदौर का एक घटनाक्रम घटित हुआ, इंदौर के घटनाक्रम ने पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति या पूरे देश की राजनीति में एक नया बहस का मुद्दा छोड़ दिया कि नोटा अब की बार असर दिखाएगा। अब वो जो नोटा असर दिखाने की बात है, वो असर कितना दिखाएगा वो बात की बात है, लेकिन जो मूल मुद्दे थे, महंगाई था, बेरोजगारी था, गरीबी था, ये विकास था,
ये सारे के सारे मुद्दे गौण हो गए, खत्म हो गए। बात किस बात पर चल रही जी? नोटा पर बात चली, अक्षय बम के पार्टी छोड़ देने पर। तो ये जो जिस तरीके से ये मुद्दे भ्रमित किए जाते हैं पूरी राजनीति में, की दिशा को बदल देते हैं। या हम बात करेंगे, कल प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा में बोला कि आपके जिलों की कैपिटल क्या है। क्या प्रधानमंत्री को ये नहीं पता कि कैपिटल राज्य की होती है, जिलों की होती है? लेकिन इस तरीके का बयान आना भारतीय राजनीति के लिए, स्वस्थ राजनीति के लिए बड़ा शर्मनाक है। इससे राजनेताओं को बचना चाहिए, वो चाहे कांग्रेस के आला नेता हो या भाजपा के आला। जी गुंजन जी, कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप लगाया कि हमेशा मुद्दों की बात होनी चाहिए, मुद्दों की बात उठाती भी है कांग्रेस, लेकिन बीजेपी उसे कहीं और डाइवर्ट कर देती है। देखिए, क्या ये मुद्दों की बात उठाने की कोशिश की थी इन्होंने? जिस तरह महिलाओं का अपमान करते हैं, ये इनकी मुद्दे की बात है? या ये इसको मुद्दे की बात लगती है जब ये कहते हैं कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण चेंज करेंगे? ये इन्हें मुद्दे की बात लगती है? इन्हें मुद्दा क्या नहीं लगता? राम मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो ये कहते हैं मुद्दा नहीं है। प्रभु श्री राम को ये राजनीतिक नाम पे सिर्फ भुनना चाहते हैं, ये उसे मुद्दा बनाते हैं। महिला अपमान की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं मुद्दा नहीं है। महिला इनके लिए मुद्दा नहीं है, महिला इनके लिए सिर्फ हास्य का एक वस्तु मानते हैं। जिस तरह कांतिलाल भूरिया जी के बयान के बाद सबने कहा अरे हास्य परिहास में बोल दिया गया। हास्य परिहास इन्हें महिलाओं का एक सब्जेक्ट लगने लगा है। जिस तरह जीतू पटवारी जी ने इमरती देवी के लिए कह दिया और बाद में कहा मेरी मां समान है। आप कहते कुछ और हो लेकिन आप अपमान सार्वजनिक तौर पर करते हो, तो ये इन्हें मुद्दा नहीं लगता। वो क्या है देश का? अगर हम देश के गरीबों के बारे में बात ना करें, अगर हम देश में जाति की बात ना करें, आरक्षण का ये मुद्दा बनाते हैं। इनसे मैं पूछती हूँ कितने ओबीसी इन्होंने मुख्यमंत्री दे दिए, कितने इन्होंने ओबीसी प्रधानमंत्री दे दिए? देश का पहला ओबीसी प्रधानमंत्री किसी ने दिया है? भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, नरेंद्र मोदी जी के रूप में। मुख्यमंत्री की अगर मैं ओबीसी की बात कर लूं तो उमा भारती की अगर मैं बात कर लूं, बाबूलाल गौर जी की मैं बात कर लूं, शिवराज सिंह चौहान जी की मैं बात कर लूं, अब मैं डॉक्टर मोहन यादव जी की बात कर लूं। प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने कितनी बार से दिए आप देख रहे हैं। अगर मैं आपको आंकड़े बता दूं, 30% मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी वर्ग से आते हैं। आज कैबिनेट में अगर मैं बात करूं तो 29 मंत्री हमारे ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो करनी और कथनी में जो फर्क है वो दिखता है। ये सिर्फ आरक्षण की बात करते हैं, देते नहीं है। इनके लिए आरक्षण कौन इनके में आप बताएं? एक ही परिवार के लोग जो सिर्फ कुर्सी और सत्ता के लिए राजनीति में आए हैं, सिर्फ जनता को हम करने के लिए इस तरीके की बातें ये लोग करते हैं मंच से। अब मैं इनसे दूसरी बात कर लूं, इनकी सरकार बनी थी 2018 में, मात्र 15 महीने की। कांग्रेस की मध्य प्रदेश की बात कर लूं, क्या किया इन्होंने उस 15 महीने में? इन्होंने भ्रष्टाचार का एक नया आयाम शुरू कर दिया। आपको मैं बता दूं, कमलनाथ जी के ओएसडी के यहाँ से कितना इलीगल कैश बरामद हुआ था मात्र 15 महीने में। आदिवासी के जितने जनहित योजनाएं चल रही थी उन सबको इन्होंने बंद कर दिया था। आदिवासी महिलाओं के खाते में पैसे जाते थे, उन पैसों को रोक लगाने का काम इन्होंने किया था। 15 महीने की सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। अब कैश की बात करें, थोड़ी देर पहले रोशनी जी, मैं इनसे पूछ लूं कि धीरज साहू जी का नाम ये भूल गई है? 351 करोड़ का इलीगल कैश इनके घर से निकला था। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जवाब दीजिए रोशनी जी। ठीक है, बात रख लेते हैं। 15 महीने की सरकार की बात करें तो कमलनाथ जी 15 महीने के लिए आए, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। ये गौ माता पे राजनीति करते हैं। आज पूरे देश ने देखा है कि गौ बीफ की कंपनी से इन्होंने 250 करोड़ का चंदा लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड को कैसे जो है इन्होंने चंदे और चंदा दो धंधा लो की राजनीति शुरू कर दी। आज वही गुजरात में 2 मेडिकल कंपनियों पे आरोप लगे हैं कि इन्होंने उनसे भी चंदा वसूला है। इस बात पर इनको शर्म नहीं आती कि कोरोना की आड़ में आपने उस समय पे भी चंदा वसूल लिया जब लोग ऑक्सीजन के लिए, सांसों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहे थे। और वही 15 महीने में जो गौ की बात करते हैं, 1100 गौशालाएं बनवा के कमलनाथ जी ने और कांग्रेस की सरकार ने ईमानदारी से दी। आज इनकी वही गौशालाएं इन्होंने बनवाई तो नहीं, लेकिन उसमें भी भूसा के नाम पे जो एक नीति निकाली थी उसमें भी भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं। इनको इस बात के आंकड़े लेना चाहिए और लगातार
मुझे लगता है कि थोड़ा सा अध्ययन इनको और करना चाहिए। ये जो आरक्षण की बात, अभी मोदी जी मुझे लगता है खरगोन में कहीं गए थे तो आरक्षण की बात कर रहे थे, जाति की बात कर रहे थे। तो जब अपन जाति और आरक्षण की आप बात नहीं करते तो आप विकास के मुद्दों पर बात करिए ना। जिस तरीके से रुपया गिर रहा है उस पर बात करिए ना, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बात करिए, दाल चीनी तेल की कीमतों पे बात करिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो आज 50 से 55 हजार में कांग्रेस इतने लंबे समय तक रही, कभी गरीब, आदिवासी, पिछड़े, वंचित, शोषित लोगों को महंगाई से नहीं जूझना पड़ा मेरी गुंजन बहन। लेकिन आज हर व्यक्ति भाजी तरकारी रोटी खरीदने के लिए, राशन खरीदने के लिए, गैस सिलेंडर भरवाने के लिए मोहताज हो गया है, रो रहा है, भीख मांग रहा है। वो राम मंदिर के बाहर खड़े होकर के भीख मांग के अपनी आजीविका को नहीं चलाएगा। सत्यता को पहचानिए और उससे आप भी थोड़ा सा रूबरू होइए। मंदिर बनवाना अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जब एक निर्णय लिया था तब राजीव गांधी जी बाबरी मस्जिद आपके लिए राजनीतिक मुद्दा हो। मेरी आपसे फिर विनती है, आप हिंदुओं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। मुझे लगता है थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करिए। हमने आपकी बात को शांति से जवाब सुना दूंगा है, जी आपसे। आपके आरोपों को भी, आपकी बात को भी तो आप थोड़ा सा जी, मंदिर पर आपने जो बयान दिया उस पर उनकी आपत्ति है। जी जी रोशनी जी, मुझे लगता है राम मंदिर बनवाए, मैं आपका स्वागत करती। उस राम मंदिर में ये कहते हैं आदिवासी को सम्मान दिया, खड़गे जी भी हमारे आदिवासी तबके से आते हैं, लेकिन हम बता करके उसका विस्तार नहीं देना चाहते कि अरे आपने, मैंने अध्यक्ष बनवा दिया है तो मैं पूरे देश में उसका ढिंडोरा पीटूं, आपने प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति जी को बनवा दिया। तो बीजेपी हर डिबेट में, हर भाषण में मैंने आदिवासी को सम्मान दिया है, इसलिए जो है हम उसका तमका पहन करके और ताज लगा करके जो है आदिवासी समूह के जो है वोट ले लेंगे। लेकिन जमीनी हकीकत और रोजगार, महंगाई के मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, उनके जो है आजीविका कैसे चले उस पर बात नहीं करेंगे, जल जंगल जमीन को जो है हड़पने का काम कर रहे हैं उसका काम नहीं करेंगे, पट्टाओं को जो है उनका निराकरण करना चाहिए उनका काम नहीं करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो जिस तरीके का जो झूठा आभा मंडल है, ये पूरे देश की जनता और प्रदेश की जनता आज बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी है। और मुझे लगता मध्य प्रदेश ही नहीं, आपने पहले दूसरा चरण भी देखा किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, चाहे बिहार हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश इनका गढ़ है। और आज इसी डिबेट में टीवी 24 में आप लिख के चैलेंज ले लीजिएगा, ये 270 के लिए अगर मोहताज नहीं हो गए, जो ये 400 पार का नारा दे रहे हैं, 400 सीट ये संविधान की विकेट करेगी। आपके ही नेता, चाहे वो अनंत हेगड़े जी हो, ज्योति जी हो, वहां की राजस्थान की, चलिए चैलेंज पर मैं जरूर जवाब दूंगा गुंजन जी का, लेकिन फिलहाल गौरव जी का रुख कर लेते हैं, हम समय की बाध्यता है हमारी। गौरव जी, इस पूरे चरण के चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व था पुरजोर ताकत लगा रहा था मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर, लेकिन क्या कांग्रेस की जो भूमिका एक मजबूत विपक्ष के तौर पर होनी चाहिए थी वो जमीन पर कहीं पर नजर आई? जी गौरव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन रहा हूं। गौरव जी, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस की भूमिका कितनी आपको नजर आई मध्य प्रदेश में इस पूरे चरण के चुनाव में? देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि विपक्ष किस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, सवाल इस बात का है कि विपक्ष जो आरोप सरकार पर लगा रहा है, क्या सरकार उन आरोपों का जवाब दे रही है या सरकार उन आरोपों को हवा में उड़ाने के लिए किसी अन्य मुद्दे की ओर डाइवर्ट कर देती है? या बात करें हम भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर किसी भी प्रकार के आरोप लगाती है तो क्या कांग्रेस उन आरोपों का जवाब देती है? नहीं देती। उसकी बजाय कांग्रेस किसी और मुद्दे को लाकर के पटक देती। ये उदाहरण अभी अभी डिबेट में आप और हम देख रहे थे कि जब गुंजन जी और रोशनी जी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे, लेकिन उन आरोपों का जवाब देने से बच रहे थे कि क्या जवाब दें। तो जब इस तरीके की स्थिति बनती है तो मतदाता भ्रमित होता है, और यही जो भ्रमित मतदाता होता है वो स्वस्थ लोकतंत्र कभी भी नहीं बना सकता। जी गुंजन जी, रोशनी जी ने चैलेंज दिया है इसी डिबेट में कि 270 पार भी सीटें नहीं आ पाएंगी बीजेपी की, फिर किस दावे के साथ आप कह रहे हैं कि 400 पार का आंकड़ा इस बार होगा? देखिए, वो तो 4 जून की तारीख दिखाएगी कि किसके आंकड़े कितने पहुंच रहे हैं। जी एक थोड़ा सा फर्क है जो लोकतंत्र के या जनता के हित के लिए मैं बताना चाहूंगी। अदरवाइज मत लीजिएगा रोशनी जी आप भी इस बात को, क्योंकि ये जरूरी है बताना। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सोच ही दर्शाई।
रोशनी जी ने जब जनता से अपील की कि जरूर जाएं मतदान करें, तो रोशनी जी की अपील में एक लाइन उन्होंने और जोड़ी थी, जरूर जाएं मतदान करें और हाथ के पंजे की बटन दबाएं। जब मैंने जनता से अपील की थी तो मैंने सिर्फ और एक उनको संविधान के अधिकारों का जिक्र किया था कि आपके पास संविधान में जो अधिकार है, आप जरूर अपने घरों से निकले, मतदान में और अपनी पसंद की सरकार चुने। तो ये जो फर्क है, ये हमारी विचारधारा का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में सर्वोपरि जनता है, जनता के अधिकार है, जनता का मत है। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जरूर यह है कि जनता का वो मत, जनता का वो सम्मान और प्यार और आशीर्वाद तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस की सोच में सर्वोपरि कांग्रेस स्वयं है, कांग्रेस के अपने भी सर्वोपरि है, इसलिए उनके लिए जनता का मत कोई मत अधिकार नहीं रखता है। इंदौर का अगर मैं आपको देख लूं, एक एग्जांपल दूंगी, जिस तरह कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व वहां जा रहा है, जीतू पटवारी जी और सभी लोग जा रहे हैं और नोटा के लिए जनता से अपील कर रहे हैं, ये दर्शाता है उनकी सोच, उनकी नीची सोच, उनकी ये सोच जहां जनता का हित नहीं है। अगर आपको जनता से अपील करनी है तो आप उनके अधिकारों की अपील करें। और भी कई प्रतिनिधि हैं चुनाव में, ऐसा नहीं है। आप जनता से अपील ये कर सकते हैं कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी के मतों पर, आप जनता से ये अपील नहीं कर सकते हैं विपक्ष के नाते कि आप नोटा पे जाके बटन दबाओ। कई प्रतिनिधि हैं, आप संविधान का अपमान कर रहे हैं, आप जनता का अपमान कर रहे हैं और आप इस पूरी प्रक्रिया का अपमान कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि आपने अपनी हार तो पूर्ण रूप से मान ही ली है, पूरे मध्य प्रदेश में मान ली है। और जो ये आंकड़ों की बात करी थी रोशनी जी, तो आप और हम शायद फिर से 4 जून को बैठेंगे और टीवी 24 के प्रतिष्ठित चैनल पे बैठेंगे और उस दिन भी हम देखेंगे कि किस तरह 400 पार का जो नारा है आपके समक्ष उसे पूरा होता देखेंगे। और उस दिन शायद हम बात करेंगे कि जनता का समर्थन सच के साथ है, विकास के साथ है, एक ऐसी सरकार के साथ है जिसके पास 10 वर्षों का इतिहास है विकास का, और एक ऐसी सरकार के साथ है जिसके पास आने वाले 25 वर्षों का विजन भी है। बिल्कुल, किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये फिलहाल कहना बहुत जल्दबाजी होगी। 4 जून तक हम सबको नतीजे का इंतजार करना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। चाहिए एक तलबगार सच का। अरसे से सुना बड़ा बाजार है, कहीं रुदन है कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ।
खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। राजनीतिक खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा,